नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल आप लोग का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आईएएस मोटिवेशन में। तो आज हम अपना दूसरा चैप्टर करेंगे हिस्ट्री वाला। थोड़ा लेट हो गया क्योंकि थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से मैं वो चैप्टर डाल नहीं पाया, तो आज हम उसको कवर करते हैं। तो जैसा कि हम देखते हैं आज कि आज के टॉपिक का नाम है खाद्य संग्रह से भोजन तक। तो आपको इस टॉपिक से क्या समझ में आता है? खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, इस टॉपिक में ही आधा चैप्टर छपा हुआ है, पता आपको। खाद्य संग्रह मतलब खेती उपजाऊ करने से लेके भोजन उगाने तक। तो इस चैप्टर से ही काफी चीजें समझ में आती है। तो इस चैप्टर के टॉपिक को ना आप लोग ध्यान से थोड़ा पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो एक व्यक्ति तुषार नाम का था जो रेल यात्रा कर रहा था। तो तुषार अपने रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई जहां से वह बाहर का नजारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलियान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसको एक कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी, बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। जो तुषार सोच रहा था ऐसी कोई बात नहीं थी। उससे पहले भी लोग यात्रा करते थे। तो देखते हैं कैसे करते थे। आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि आखिर वो लोग इधर से उधर क्यों घूमते थे। तो हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो उस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां और चिड़ियां पकड़ते थे, फल मूल दाने पौधे पत्तियां अंडे इकट्ठा। तो वे अपना खाने की चीजों की कैसे व्यवस्था करते थे? जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां और चिड़ियां पकड़ते थे, फल मूल दाने पौधे पत्तियां अंडे इकट्ठा किया करते थे। उससे वह अपना भोजन इकट्ठा करते थे। को खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। वो लोग एक जगह से दूसरी जगह मतलब अपना घर छोड़ देते थे और दूसरी जगह जाकर अपना घर बसा लेते थे। उसके कई कारण हैं। तो कारण नंबर पहला क्या है देखते हैं हम। कारण नंबर पहला यह है कि कारण अगर यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रहते थे तो आसपास के पौधों फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। देखो सीधी सी बात है। अब मैं इसके लिए एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि हमारे पास जो भी पैसे हैं और हम कमाएंगे नहीं और उसको खाते रहेंगे तो वो एक दिन तो खत्म होना ही है। तो वही वाली बात है, एक ही जगह पर रहने पे फल फूल हर चीज खत्म हो जानी है। तो दूसरा कारण देखते हैं, दूसरा कारण क्या हो सकता है। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। दूसरा कारण ये है कि जो जो लोग वहां रहते थे, वहां के जो जंगली जानवर थे, वो अपना शिकार ढूंढने के लिए इधर से उधर जाया करते थे और उनके पीछे पीछे इन लोग को जाना पड़ता था। तो दूसरा कारण भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो तीसरा कारण देखते हैं। तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग मौसम में आते हैं और इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में। देखो तीसरा कारण बहुत महत्वपूर्ण है कि देखो हमारे साल में चार चार ऋतुआं आती हैं। चार ऋतु के हिसाब से मौसम बनता है और उसके हिसाब से पेड़ पौधों में फल फूल आते हैं। तो उसके हिसाब से इनको अपनी जगह बदलनी पड़ती थी। जगह बदलनी पड़ती तो आप समझ सकते हो। और चौथा कारण देखो, चौथा कारण क्या है? चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधों का जीवित रहना संभव नहीं होता और पानी झीलों झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। देखो चौथा कारण बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पानी के बिना जीवन शक्य नहीं है और पानी के बिना जीवन शक्य नहीं है तो इंसान को अपना घर बदलना ही पड़ेगा। तो चौथा कारण आप ध्यान से देखना। ये चार कारण इसमें बताए गए हैं, तो चारों कारण बहुत महत्वपूर्ण है। इन चारों कारणों को आप अपने अच्छे से देख लेना। तो अब देखते हैं दूसरा क्या है। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती थी, मतलब पहले के लोगों के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त होती थी। तो पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग खास संग्रह से किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों और औजार भी आज बचे हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था।
कुछ के हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसी हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थीं। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। तो देखो क्या है ना, कैसे पता चलता था, कैसे लोग मतलब पहले के लोगों के बारे में जानकारी कैसे मिलती थी, क्योंकि जब हम देखते हैं तो कई जगहों पर अपने को मतलब जो औजार उन लोग ने बनाए थे हड्डियों के लकड़ियों के तो मतलब मिले हैं। इन सब चीजों से अंदाजा लगाया जाता है कि पहले के लोगों ने फल फूल काटने, हड्डियां मांस काटने, पेड़ों की छाल उतारने के लिए नए नए तरह के औजार बनाए होंगे। उनसे यह अंदाजा लगाया था। जैसे कि ये हम एक चित्र में देख पा रहे हैं कि देखो ये पत्थर का है और इससे ये खाल उतार रहा है। तो मतलब आप देख सकते हो कि मतलब कैसे औजार होंगे पहले। और आज के जमाने में तो आपको पता है हर तरह का औजार हर तरह की मतलब फैसिलिटी के साथ अवेलेबल है मार्केट में। ये देखिए, आप चित्र को थोड़ा ध्यान से देखना तो आपको समझ में आएगा। ये छाल उतार रहा है पेड़ की और इधर ये खाल उतार रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रहने की जगह निर्धारित करना। लाल त्रिकोण वाले स्थान वह पुरास्थल है जहां पर खास संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी कुछ कई स्थानों पर खास संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरस्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। मतलब ऐसे लाल त्रिकोण वाले स्थान वे मतलब ऐसे हैं जहां पर उनको पता चला है कि यहाँ पर लोग रहे थे। यह इस बात की पुष्टि की है उन्होंने। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे इसलिए लोग ऐसी जगहों ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। मतलब देखो पहले के जमाने में जो भी उपकरण बनते थे वो अच्छे पत्थरों से बनते थे और अच्छा पत्थर पाने के लिए उनको जगह से जगह बदलना पड़ता था। वो उनका एक सबसे बड़ा कारण बन जाता था। तो देखिए ये चित्र में देखिए ये जानवरों का शिकार करे एक चित्र शैली। इस चित्र के बारे में बताओ क्या है ये, मुझे कमेंट करके आप लोग समझाना। मेरे को तो समझ में आ गया लेकिन तुम लोग मेरे को अच्छे से कमेंट करके बताना कि क्या चीज है। ठीक है, जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर के गुफाओं में से मिले हैं। इसमें जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। मतलब कुछ कुछ ऐसी दीवारें मिली हैं गुफाओं में जहां पर जानवरों का चित्र बनाया गया है। और एक चीज और ये देखो, ये पुरास्थल, इस चीज को ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी नजरों में। और आपकी नजरों में क्या है वो आपको देखना पड़ेगा। ये मेरी नजरों में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुएं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ दिए। ये जमीन के ऊपर अंदर कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अलग अलग अध्यायों में बताया जाएगा। मतलब पुरास्थल किस स्थान को बोलते हैं इस चीज को दर्शाया गया है। आप समझ सकते हो पुरास्थल मतलब जहाँ पुरानी चीजें मिलती है उसको पुरास्थल बोलते हैं। आग की खोज, यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। राख मतलब पता है, जब लकड़ी जल जाती है तो उसका जो शेष भाग बचता है उसको राख बोलते हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना भी सीखे थे। इसका मतलब ये है सीधा सीधा कि वो लोग आग जलाना भी सीख गए थे उस टाइम तक। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। सीधी सी बात है, मतलब पहले के जो जानवर थे वो बहुत जंगली होते थे तो उनको आग से डर लगता था और उनको आग जलाकर भगाया जाता था। हाँ, तो नाम और तिथि आप एक बार पढ़ लेना। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा इसलिए। तो बदलती जलवायु, लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे मतलब जलवायु, जैसे बारिश, जलवायु का मतलब होता है बारिश, मतलब बारिश होने लगी थी। इससे क्या है, घास बढ़ने लगी थी, हर क्षेत्र में घास वगैरह बढ़ने लगी थी। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरियां और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रहते थे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों का प्रजनन करने के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई हो। हाँ, तो खेती पशुपालन की शुरुआत, तो मतलब ये देखो बदलती जलवायु का एक ही कारण है कि जैसे वर्षा ऋतु आती थी तो उससे क्या है ना, खेत खलियान में घास बढ़ जाती थी और जो घास खाकर रहने वाले जो जानवर थे वो घास खाकर खाते थे और उनके पीछे पीछे जंगली जानवर आते थे उनका शिकार करने के लिए। तो बदलती जलवायु को आप इस तरह से आप देख सकते हो, इस नजरिए से देख सकते हो। खेती और पशुपालन की शुरुआत, मतलब खेती की शुरुआत कैसे हुई थी और पशु पालने की शुरुआत कैसे हुई थी, इसमें ये देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा देख लेना अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट है। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में
गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। प्राकृतिक रूप से अपने आप उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के रूप के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक, कृषक मतलब किसान, कृषक का मतलब होता है किसान, किसान बन गए होंगे। मतलब पहले नेचुरली धरती से अनाज होगा, उसको देखते देखते उन्होंने उसको देख लिया और उसको धीरे धीरे सीख गए और उसके बाद वह खुद अनाज उगाने लगे। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को, देखो जलवायु की वजह से हरी घास वास बनने लगी, जिससे वह उनको पता चला कि ये जानवर घास वगैरह खाकर जिंदा रहते हैं, तो इसलिए वह अपने घर के आसपास में हरी चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। मतलब उनको बुलाने के लिए दाना डालना एक तरह से, ठीक है, मतलब लालच होता है ना, लालच देना, लालच दिया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया होगा वो कुत्ते का जंगली पूर्वजन होता। धीरे धीरे लोग बड़े भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे पशुपालन बन गए होंगे। पशुपालन की भी सिंपल सी विधि है कि उन्होंने अपने घर के बाहर चारा रखकर उनको बुलाया, उनको पकड़ा और उनको पालना सीखा। इस तरह से वो पशुपालन बने। और बसने की प्रक्रिया क्या है? लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों को देखभाल करने की बसने की क्रिया का नाम दिया गया है। बसने की क्रिया को तुम जैसे कि लोग कैसे गेहूं उगाना सीखे थे, फसल करना सीखे थे, जानवरों को कैसे पालना सीखे थे, तो इसमें तुम बसने की प्रक्रिया को कवर कर सकते हो। तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एक नवीन जीवन शैली, एक नवीन अनाज के उपयोग, एक नवीन जीवन बीज के रूप में, खाद के रूप में, उपहार के रूप में, भंडारण के रूप में। ये अनाज के उपयोग कैसे उन लोगों ने किए थे? खाद के रूप में भी किए थे, उपहार देने के रूप में भी किए थे उस टाइम, और भंडारण के रूप में भी किए थे, और बीज के रूप में भी किए थे। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। जैसे कि हम खेती करते हैं तो आपको पता है 6 से 8 महीना लगता है उसको पकने में और कटने में, हर चीज होने में। इसलिए ये प्रथा पहले से ही चली आ रही है, ऐसा नहीं है कि ये अभी से चालू है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब पौधे उगाने लगे तो इनकी देखभाल के लिए उन्हें उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। और बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। मतलब जब वो खेती करते थे तो जब तक वो फसल ना आ जाती उनके हाथों में, उनके भंडार गृह में, तब तक उनको उसी जगह रहना पड़ता था। कारण यह है कि उनको अपनी खेती की रखवाली करनी थी, कि कीड़े मकोड़े, चिड़ियों आदि इन सब से, और उनको टाइम टाइम पर पानी देना पड़ता था। इसलिए उनको एक ही जगह पर लंबे समय तक रुकना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था। देखो, अनाज को भोजन के रूप में भी उपयोग करना था और बीज के रूप में भी, क्योंकि भोजन तो अपना हम खा लेंगे, लेकिन अगले साल के लिए उस बीज को भी बचा कर रखना, जिससे अपना अगले साल का भोजन तैयार हो जाए। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बनी, या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। ये तो सिंपल सी बात है। देखो, जब खेती करेंगे तो उसको रखने के लिए जो भी धान आएगा, धान के लिए तो बड़े बड़े बर्तन भी बनाने पड़े होंगे और टोकरियां भी बनानी पड़ी होंगी, और बहुत से लोगों ने तो जमीन में गड्ढा खोदकर अपना धान रखा होगा। पहले के लोग ज्यादातर गड्ढा खोदकर ही अपना सामान रखा करते थे। ये पहले से ही चला आ रहा है। चलते फिरते खाद भंडार, चलते फिरते खाद भंडार का उपयोग इस बात में ये किया गया है कि जो जानवर, भेड़ बकरियां थी, जो मतलब चलते फिरते जानवर, उनको इसलिए बोल सकते कि वो पशुपालन बन गए थे, और वो अपने साथ जहां भी जाते थे वो अपने साथ में ले जाते थे, और उनसे उनको अपना भोजन का भी स्रोत था। स्रोत इसलिए था कि वो दूध भी देते थे और बच्चे भी देते थे, जिससे उनका आबादी बढ़ती थी और इनका भंडार गृह बढ़ता था। ये आप चलते फिरते खाद्य भंडार को कंपेयर कर सकते हो। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालन के बारे में पता करें। जो मतलब पहले के जो किसान लोग थे और पशुपालक थे वो कैसे थे, ये चीज को इस चीज में दर्शाया गया है। ये चीज आप रीड कर लेना एक बार, क्योंकि मैं बढ़ता हूँ आगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, मैं वही चीजें तुमको कवर कराऊंगा जो मुझे इंपॉर्टेंट लगती हैं। और आपको अगर इसमें कोई चीज का डाउट हो तो मुझे कमेंट करो, मैं फिर से उस चीज पर वीडियो बना के डाल सकता हूँ। स्थायी जीवन की ओर, स्थायी जीवन की ओर यह देखते हैं क्या बताया। पुरातत्व कुछ प्रस्तावल व झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज हम वर्तमान कश्मीर में है कि लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। इनमें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती
होगी। पुरातत्वियों के झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर अलग आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। तो देखो, स्थायी जीवन का एक महत्व ये है कि जो लोग थे पहले, वो जमीन के अंदर घर बनाते थे, और उसके कई कारण हो सकते हैं मेरी नज़रों में। देखो, जैसे कि पहला कारण कि सर्दी हुई, वर्षा हुई, इनसे बचने के लिए वो ऐसा घर बनाते थे, या फिर जंगली जानवरों से बचने के लिए ऐसा घर बनाते थे। और हर घर के सामने आग जलाई जाती थी ताकि उनके घर में जंगली जानवर प्रवेश ना कर सके, क्योंकि पहले के जमाने में गेट या दरवाजा तो हुआ नहीं करते थे, खुला ही दरवाजा रहता था, तो इसलिए वो आग जला देते थे जिससे जंगली जानवर उनके घर में प्रवेश ना करें। एक गर्तवास का चित्र बनाओ। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले, इनमें से कई ऐसे जो पूरा पाषाण युगीन उपकरण से भिन्न है, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना जाता है। नवपाषाण मतलब नए औजार। ठीक है, इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। और धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता गया तो जो भी औजार थे वो पैने बनाने जाने लगे। ओखली और मसूल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। ओखली और मसूल पता है क्या? जहाँ हम आटा पिसाने जाते हैं ना, चक्की जिसको बोलते हैं, और जो दो पत्थरों के बीच में जो अनाज को डालते हैं ना, उसको ओखली और मसूल बोलते हैं, जिससे पीसकर हमारा अनाज बाहर आता है, जिसको हम आटा बोलते हैं। आशीर्वाद, ये सब ब्रांड है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, बस बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये चीज, इसमें यही चीज बताई गई है, जैसे कि चीजों को पीसने के लिए किया जाता है। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मसूल का प्रयोग किया जा रहा है। ये उसी समय से प्रथा चली आ रही है, देखो आज तक चल रही है। और आज तक आटा जो है मशीनों द्वारा नहीं, ओखली और मशीन में ओखली और मसूल को फिट कर कर पीसा जाता है। ठीक है, जैसा कि आप समझते हो, औजार हड्डियों से बनाए जाते थे। बराबर, आगे बढ़ते हैं। नवपाषाण युग के प्रस्थल में कई प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता है। बर्तनों पर उपयुक्त चीजों के रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने, मतलब मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन मिले हैं और बर्तनों पर चित्र भी बनाए गए हैं। वो एक संकेत था, वो उस टाइम का उनके लिए एक संकेत होता था कि ये बर्तन इस चीज के लिए। और धीरे धीरे वही लोग बर्तनों में खाना बनाना भी सीख गए थे। कैसे उसमें बनाना सीख गए थे? चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज और आहार महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। दाल, चावल, ये सब चीजें बनाना पता चल गया था कि मिट्टी के बर्तन में खाना बनाया भी जा सकता है। ऐसे उन लोगों ने धीरे धीरे अपनी प्रथा को आगे बढ़ाया। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके कपास जैसे आवश्यक पौधे भी उगाए जा सकते थे। अब ठंड के मौसम में कपड़े भी बुनना सीख गए थे वो लोग। उसके लिए ये रुई का भी खेती करने लगे थे। मतलब धीरे धीरे दुनिया बढ़ती चली गई, जैसे जैसे बढ़ रहा था टाइम, वैसे वैसे नई चीजें आ रही थी। नई चीजों के साथ साथ नई चीजें सीखने मिल रही थी। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आए होंगे? नहीं, ये बात गलत है, एक ही साथ नहीं आए होंगे। एक ही साथ कैसे आ सकते हैं? क्योंकि दुनिया इतनी बड़ी थी, कहीं पर लोग पशुपालन करना सीख रहे थे, कहीं पर खेती करना सीख रहे थे। ये चीज इसमें ये पूरा बताई गई है, मैं आपको बता रहा हूँ। कहीं पर पशुपालन करना सीखे थे, कहीं पर शिकार करना, कहीं पर खाना बनाना, कहीं पर मिट्टी के बर्तन बनाना, कहीं पर भंडार घर बनाना। तो ये अलग अलग चीजें हुई थी। तो इनसे पता चलता है कि लोग उस टाइम काफी चीजें सीख चुके थे। उसी के कारण आज हम इस स्थिति पर हैं। सबसे महत्वपूर्ण आया है अभी मेहरगढ़ में जीवन और मृत्यु। मेहरगढ़ में जीवन और मृत्यु का क्या महत्व था? मैं मेहरगढ़ ढूंढो। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेहरगढ़ किधर है। तो ये याद रखना, ये ईरान जाने वाले रास्ते पर पड़ता है मेहरगढ़। और मेहरगढ़ वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखना। इस चीज के रिगार्डिंग मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, लोग इसमें कंफ्यूज हो गए थे, काफी लोगों ने अच्छा आंसर दिया था, काफी लोग कंफ्यूज हो गए थे। तो ये चीज इधर है। रिटर्न में लोग बोल रहे थे हमें रिटर्न में दिखाओ, तो रिटर्न में ये चीज मैं इधर दिखा सकता हूँ। ठीक है, यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली। इनमें हिरण तथा सुअर जैसी जंगली जानवर तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियां हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों का अवशेष भी मिले हैं। मतलब चार इधर घर भी मिले हैं, जहाँ हर घर में 4 कमरे हैं, और कुछ कमरे उधर किसका भंडारण के काम आते होंगे। ये देखिए, भंडारण के काम। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सभी संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। पहले के लोग जब मर जाते थे तो उसके मृत्यु के सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतक के साथ कुछ सामान भी रखा जाते थे। मेहरगढ़ में एक ऐसी घटना सामने आई थी कि ऐसी कब्र मिली है, एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था।
मतलब जब इंसान मर गया तो उसके साथ एक जिंदा बकरी को भी दफनाया जाता है। इसे परलोक मृतक के साथ खाने के लिए रखा गया होगा। यह संभव है कि उसको खाने के लिए रखा गया होगा कि जब वो परलोक जाएगा तो वह उस चीज का सेवन कर सके। तो ये मेहरगढ़ की एक अलग ही विचित्र कहानी है कि वहां पर सबसे पहले खेत खलियान, गेहूं, पशु पालना और वहाँ की जो रीति रिवाज था एकदम विचलित करने वाली चीजें हैं। इस चीजों को तो अपने को याद रखना पड़ेगा। ये देख सकते हैं फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी। फ्रांस में मतलब ये आप रीड कर लेना कि फ्रांस में क्या किया गया था कि गुफा के अंदर जो दीवारें थी उनके ऊपर ना जंगली जानवरों का चित्र बनाए गए थे, ये सब चीजें बनाई गई थी। तो देखो ये हो गया है चैप्टर कंप्लीट। और आप इन सब चीजों को जो है ना, इन वाक्यों को पूरा करो, ये इस चैप्टर में ढूंढ कर सबको पूरा करना है। इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करना। ये क्वेश्चन अगर आप कर लोगे तो पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। मतलब चैप्टर में बहुत कुछ मिलेगा आपको। और जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा ये वीडियो लेट हो गया था कि टेक्निकल इशू हो रहा था मेरे लैपटॉप में। तो लेकिन फाइनली वो टेक्निकल इशू सॉल्व हो गया, तो मैं वीडियो रोज डालने वाला हूँ, उसके लिए सॉरी। और तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिए, कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।